ऑलराइट, तो फॉर द सेम चेंज इन फ्लक्स ऑफ द सेम लूप वट एवर बी द टाइम इंटरवल इज, कोई फर्क नहीं पड़ता है किस पे, चार्ज फ्लोन पे, बाकी चीजों पे फर्क पड़ता है लेकिन चार्ज फ्लोन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे हम लोग लेंज लॉ की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन इज फ्लक्स थ्रू ए लूप इज गिवन एज phi इज इक्वल टू AT क्यूब माइनस BT स्क्वायर, AT क्यूब माइनस BT स्क्वायर, वेयर A is equal to 2 and B is equal to 6। A का वैल्यू 2 है, B का वैल्यू 6 है, एवरीथिंग इज इन SI यूनिट, है ना, आप SI यूनिट में लेना। यानी किसी भी लूप के थ्रू से फ्लक्स का इक्वेशन दिया हुआ है phi is equal to AT क्यूब माइनस BT स्क्वायर। द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज, रेजिस्टेंस R is 1 ohm, resistance R is 1 ohm। Then what is the maximum current through the loop? What is the maximum current through the loop? And when it will happen? कहने का मतलब एक लूप है जिसके थ्रू से फ्लक्स टाइम के साथ चेंज कर रहा है, फ्लक्स जो है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है। आपसे पूछा गया है कि इस लूप के थ्रू से करंट मैक्सिमम कितना होगा और कब होगा, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले उस लूप के थ्रू से EMF क्या आ जाएगा, तो EMF आ जाएगा माइनस d∅dt। अब देखिए अगर EMF के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैं सीधे यहाँ मैग्नीट्यूड लगा सकता हूँ, पता है क्यों, क्योंकि मुझे अभी मैग्नीट्यूड में ही इंटरेस्ट है। माइनस साइन क्या रोल प्ले करता है मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम बाहर देखेंगे, बाद में देखेंगे। मुझे मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है तो मैं सबसे पहले फाई को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ। अब मैं पॉजिटिव ही ले लेता हूँ, इस नेगेटिव को इग्नोर करता हूँ क्योंकि मॉड लगा दिया हूँ मैं। तो AT क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, तो T क्यूब का 3T स्क्वायर इंटू A यानी 3AT स्क्वायर माइनस BT स्क्वायर का, तो T स्क्वायर का 2TB यानी 2BT। दिस इज द EMF, दिस इज द EMF, ठीक है ना। तो करंट I क्या आ जाएगा, करंट I आ जाएगा mod of EMF by resistance R, that is 3AT square minus 2BT by what is R, resistance is 1 ohm यानी by 1, that is very simple 3AT square minus 2BT, क्योंकि 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए A और B का वैल्यू हम बाद में भी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। मेरे से पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम करंट, तो देखिए ये बेसिकली क्या आया है, ये बेसिकली आया है I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। आप जरा गौर करना, I इज इक्वल टू 3AT स्क्वायर माइनस 2BT। तो आप लोग पढ़े होंगे कि अगर y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया रहे कहीं, तो फॉर y टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर y टू बी मैक्सिमम और मिनिमम dy बाई dx जीरो होता है, dy बाई dx क्या होता है, जीरो होता है। यानी dy बाई dx अगर जीरो हो x के एक पर्टिकुलर वैल्यू पे तो y मैक्सिमम भी हो सकता है, y मिनिमम भी हो सकता है। अब मैक्सिमम ही होगा कि मिनिमम होगा वो कौन चेक करता है, तो वो चेक करता है हमारा डबल डेरिवेटिव d2y बाई dx2, d2y बाई dx2, क्योंकि डबल डेरिवेटिव ही ये बताता है कि हमारा क्या होगा, है ना। अब हम करते क्या है, तो x के उस वैल्यू को उठा के d2y बाई dx2 पे रखते हैं जिस वैल्यू पे dy बाई dx जीरो हुआ है ना। तो अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो x के उस वैल्यू पे dy बाई dx जीरो तो हो ही रहा होगा, तो x के उस वैल्यू पे y एज ए फंक्शन ऑफ x मिनिमा आ जाएगा, और अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा आ जाएगा। तो देखिए 3AT स्क्वायर माइनस 2BT, अब मुझे क्या करना होगा, पॉजिटिव तो मिनिमा, नेगेटिव तो मैक्सिमा, डबल डेरिवेटिव। अब 3AT स्क्वायर माइनस 2BT इज इक्वल टू I, मैं सबसे पहले फॉर I टू बी मैक्सिमम, और I टू बी मैक्सिमम सबसे पहले क्या होगा, डी आई बाई डी टी क्या होना चाहिए, जीरो। पता है यहाँ डी आई बाई डी टी क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मैक्सिमाइज किसको करना है, आई को। तो आई हमारा वाई की तरह है और एक्स की तरह यहाँ कौन है, तो टी है, क्योंकि 3 और 2 भी ये तो कांस्टेंट है। यानी वाई का काम करंट कर रहा है और एक्स का काम टाइम कर रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो का मतलब डी आई बाई डी टी जीरो,
ठीक है ना। तो डी आई बाई डी टी में 0 जब करूंगा तो मेरा डी आई बाई डी टी क्या आ जाएगा, तो अब देखो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, 3a तो बाहर है ही, टी स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2t, 3 2 जा 6a, यानी 6at माइनस 2bt का क्या आ जाएगा 2b एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब इसे जब आप 0 से इक्वेट करोगे ना तो 6at इज इक्वल टू क्या आएगा 2b, सो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2b बाई 6a, 2 से 3 टाइम कैंसिल, दैट इज b बाई 3a, b बाई 3, यानी t इज इक्वल टू b बाई 3a पे हमारा i क्या होगा, या तो मैक्सिमम होगा नहीं तो मिनिमम होगा, है ना। हमें बात मैक्सिमम की करनी है, तो मैक्सिमम का वेरिफिकेशन भी यहां हो जाएगा। कैसे, तो देखो डी आई बाई डी टी कितना आया है 680 माइनस 2b, अगर आप इसे एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, मतलब इस 680 माइनस 2b को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो d2i बाई dt2 आ जाएगा, है कि नहीं, डबल डेरिवेटिव ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो d2i बाई dt2 कितना आ जाएगा, तो 680 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 6a, है ना, 680 का 6a और माइनस 2b, है ना, माइनस 2b का डिफरेंशिएशन 0। अब देखो गौर करो, अब आप कह रहे होगे कि सर ये पॉजिटिव आया, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो मिनिमा आना चाहिए। तो जवाब अब देखिए, क्योंकि यहां पहले नेगेटिव लगा हुआ था, ध्यान रखेंगे, यहां पहले क्या लगा हुआ था, नेगेटिव लगा हुआ था, है ना। तो उस नेगेटिव के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, क्योंकि यहां मैं एक नेगेटिव लगा दूं, ये जो मॉड हटा के मैं यहाँ नेगेटिव लगा दूं तो ये माइनस 380 स्क्वायर प्लस 2bt बन जाएगा, है ना। तो मैं लिख ही देता हूं, ये था बेसिकली मॉड आप हटा दो अगर, तो ये माइनस 380 स्क्वायर प्लस 2bt था, तब ये साइन रिवर्स हो जाता, 2b पॉजिटिव आ जाता और माइनस 680 क्या आ जाता, नेगेटिव आ जाता। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ बेसिकली यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, पता है ना क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि वो तो मैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मॉड लगाया था ना, बेसिकली है तो यहाँ पहले से नेगेटिव ही, इसलिए यहाँ हमारा माइनस रहेगा और यहाँ प्लस रहेगा, यानी साइन जस्ट अपोजिट हो जाता, यानी b बाई 3a पे करंट मैक्सिमम होगा, b बाई 3a पे। तो b बाई 3a पे जब करंट मैक्सिमम होगा ना तो b बाई 3a का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे करंट के इक्वेशन में। करंट का इक्वेशन क्या है 3a स्क्वायर माइनस 2bt। अब देखो b बाई 3a कितना होगा, b बाई 3a तो b 6 है और a 2 है, तो b बाई 3a बोले तो 6 बाई 3 2 जा 6, दैट इज 1 सेकेंड पे, आई हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 2bt, a का वैल्यू 2, 3 2 जा 6t स्क्वायर माइनस 2b, b कितना 6, 2 6 जा 12t, है ना, और 1 रख देंगे तो ये आ जाएगा 6 1 जा 6 माइनस 12 माइनस 6, है ना। करंट का मैग्नीट्यूड ले लेंगे दैट इज 6 है, माइनस 6 आने का मतलब करंट जिस सेंस में आप माने हो उसके अपोजिट जा रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो 6 एम्पियर इज द आंसर। माइनस 6 आने से यहाँ डरना नहीं है, करंट माइनस 6 आने का मतलब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो 6 आ जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, EMI एंड AC में हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स तो पढ़ ही लिए थे, फैराडेज लॉ भी देखा था हम लोगों ने। फैराडेज लॉ क्या कहता है, तो फैराडेज लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज EMF, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज EMF। ये बोलना ज्यादा सही रहेगा। उस नेगेटिव की मीनिंग भी अब हम लोगों को समझना है ना। टाइम के साथ किसी भी एरिया के थ्रू से अगर कुछ फ्लक्स चेंज होता है तो उस एरिया के क्रॉस, है ना, एक EMF जनरेट होगा, है ना, उस एरिया के क्रॉस। मतलब उस एरिया पे एक लूप रख दिया जाए, उस एरिया को कवर करते हुए एक लूप रख दिया जाए तो उस लूप में एक EMF जनरेट होगा, ध्यान रखेंगे। अच्छा, कभी कभी बात आएगी, आपसे कोई ये पूछ सकता है कि वहां पे अगर लूप ना रखे तो क्या होगा, तो लूप नहीं भी रहेगा ना तो एरिया के पेरीफेरी के क्रॉस EMF आएगा, ठीक है ना। अब वो EMF मतलब वो उस जगह पे जो भी चीज आएगी, अब जैसे लूप आप लोहे का रख दो या लूप आप वुड का रख दो, है ना, उसके पेरीफेरी पे EMF आएगा। EMF सब में सेम अमाउंट में आएगा क्योंकि EMF एक्सटर्नल कॉज की वजह से आ रहा है। वो कॉज है फ्लक्स का चेंज होना। फ्लक्स चेंज किसकी वजह से हुआ होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ होगा। ऑलराइट, तो हमने कहा कि पेरीफेरी पे जो भी मटेरियल हो, है ना, लूप के पेरीफेरी पे, लूप के चारों तरफ आप वो एरिया के चारों तरफ कैसा भी लूप रखें, लूप के मटेरियल से इंडिपेंडेंट होता है EMF। जितना वुडन लूप में डेवलप होगा उतना ही कंडक्टर के भी लूप में डेवलप होगा। हाँ, बाद में बात आती है करंट की, क्योंकि EMF आएगा लूप में, जब EMF डेवलप्ड होगा तो एक करंट आएगा।
अब वो करंट कितना होगा वो मटेरियल पर डिपेंड करने लगेगा, क्योंकि करंट के लिए हम ईएमएफ बाई रेसिस्टेंस, लूप का रेसिस्टेंस, तो पता चला कि वुड का रेसिस्टेंस कुछ और होगा, है कि नहीं, और किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस कुछ और होगा। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पिछली बार कर लिया था। हमने कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम पे हमने ईएमएफ कैलकुलेट करने का कुछ क्वेश्चन भी लगाया था। अब बात आती है लेंज लॉ, है ना। लेंज लॉ क्या था? लेंजेस लॉ, लेंज लॉ एक लॉ है जो कि एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, मतलब इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ induced current is in induced current या EMF लिख दो, EMF is in such a way that it opposes the very cause which has produced it. मतलब द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ, जब एक बार किसी लूप के थ्रू से फ्लक्स चेंज करता है तो फ्लक्स में ईएमएफ आता, लूप में ईएमएफ जनरेट होता है जिसकी वजह से करंट आ सकता है। वो ईएमएफ चाहे करंट का डायरेक्शन इस प्रकार होता है कि वो अपोज करता है, अपोज द वेरी कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट। मतलब फ्लक्स को चेंज करने का जो कॉज है ना, उस कॉज का एंटी होता है क्या? हमारा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं, मान लीजिए एक लूप रखा हुआ है, दिस इज ए लूप एंड देयर इज ए क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। ये लूप बिल्कुल स्टेशनरी है। ये लूप स्टेशनरी है का मतलब इस लूप का एरिया बिल्कुल फिक्स है। एरिया का डायरेक्शन किधर लेंगे तो हम लोग इनवर्ड ले सकते हैं या आउटवर्ड ले सकते हैं, ओपन एरिया है कहीं भी ले सकते हैं। जरा सा अगर यहाँ पे जैसे मान लो इसका कुछ रेडियस है r, द रेडियस इज r एंड सपोज द मैग्नेटिक फील्ड इज b इज इक्वल टू 2t। मैग्नेटिक फील्ड इज टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो जाहिर सी बात है फ्लक्स भी टाइम के साथ वेरी करेगा। बिकॉज फ्लक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, तो फ्लक्स को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं b डॉट ए लिख सकते हैं। पता है b डॉट ए यहाँ क्यों यूज हो रहा है? आपके दिमाग में आ सकता है ये बात कि सर b डॉट ए तो तब यूज होता है जब फील्ड कांस्टेंट हो। तो यहाँ तो फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है लेकिन तब भी आपने b डॉट ए यूज कर लिया। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, लेकिन b डॉट ए यहाँ यूज हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट है, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट है। का मतलब इस लूप के अंदर हर पॉइंट पे किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे फील्ड सेम होगा, है ना। तो ये फॉर्मूला तब वैलिड होता है b डॉट ए डायरेक्ट किसी एरिया के थ्रू से मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला b डॉट ए ये तब सही हो जाता है जब एरिया के हर पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड सेम हो, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, सेम हो, ठीक है ना। तो b डॉट ए हम यहाँ यूज कर सकते हैं। दूसरी बात जरा देखिए कि अगर आप फ्लक्स निकालेंगे तो b डॉट ए कितना आ जाएगा, तो b डॉट ए आ जाएगा 2, क्योंकि b जिधर उधर ही a, क्योंकि एरिया का इनवर्ड अगर हम डायरेक्शन लेंगे तो b सीधे b इंटू ए आ जाएगा। ये b डॉट ए विल बी b इंटू ए इंटू cos 0 इज 1, so 2t इंटू एरिया इज पाई आर स्क्वायर, सो इट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर t, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू t, ये हो जाएगा। अब जरा देखिए ये जो ईएमएफ यहाँ जनरेट होगा, अब उसकी बात करते हैं। मतलब मैं ईएमएफ ई की बात करता हूं तो मैं लिखता हूं डी फाई बाई डी टी। व्हाट वी राइट इज माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। अब माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी क्या कहता है? तो माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी ये कहता है कि चलो जो ईएमएफ आएगा वो कॉज को अपोज करेगा। माइनस साइन का मतलब यही होता है। अब जरा देखो कॉज क्या है, यहाँ फ्लक्स को चेंज करने का कॉज क्या है। तो फ्लक्स को चेंज कहां से फ्लक्स हो सकता था, तो बी डॉट ए होता है फ्लक्स। या तो ए चेंज होता तो फ्लक्स चेंज हो जाता, नहीं तो दोनों के बीच का एंगल चेंज होता तो फ्लक्स चेंज हो जाता, नहीं तो बी चेंज होता तो हो जाता। तो यहाँ एरिया फिक्स है, एरिया तो कांस्टेंट है
क्योंकि रिंग का रेडियस कुछ होगा तो फिक्स है वो तो। एंगल भी दोनों के बीच नहीं चेंज हो रहा है, मतलब रिंग रोटेट नहीं कर रहा है हमारा, यानी एंगल चेंज कर रहा है ना एरिया चेंज कर रहा है, लेकिन क्या चेंज कर रहा है तो बी। अब बी कैसे चेंज कर रहा है तो बी इज इक्वल टू 2t है ना। अब कॉज पे हम लोग आ रहे हैं कि फ्लक्स को चेंज करने का जो बेसिक कॉज है वो कौन है, तो वो है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है तो ये टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग विद टाइम, टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। अब टाइम के साथ इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड, 2t इज इंक्रीजिंग विद टाइम ना, जैसे t1 होगा तो b2 होगा, t2 होगा तो b4 होगा। टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है और यही हमारा कॉज है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इन सच ए वे दैट इट अपोजेस, मतलब अब ये इसमें इस प्रकार करंट या ईएमएफ आना चाहिए इस लूप में जो कि इस कॉज को, कॉज क्या है तो टाइम इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। कॉज क्या है यहां, अगर मैं कॉज को थोड़ा लिखूं तो कॉज इज इंक्रीजिंग बी इनसाइड, इंक्रीजिंग बी इनसाइड, ये है यहां कॉज फ्लक्स को चेंज होने का। तो कॉज को अपोज कैसे करोगे आप, तो ईएमएफ, अब देखिए कॉज को अपोज का मतलब ये जब करंट आएगा लूप में तो उसकी भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी, उसकी भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो किधर की तरफ आनी चाहिए तो बाहर की तरफ आनी चाहिए, मतलब इस लूप की वजह से इस लूप में जो करंट आना चाहिए वो इस प्रकार आना चाहिए कि उसके खुद का, मतलब उस करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो आउटवर्ड आना चाहिए, क्योंकि इनवर्ड में इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड कॉज है, तो आउटवर्ड में एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाए तो उस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, अपोज करेगा। सो द करंट विल बी व्हाट, करंट कैसे आएगा तो करंट क्लॉकवाइज आएगा, कॉज हो गया। तो करंट कैसे आना चाहिए, करंट या ईएमएफ किस सेंस में आएगा तो करंट या ईएमएफ एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा। अब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कैसे, तो देखिए जब एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा ना, ये ईएमएफ जो एंटी क्लॉकवाइज आएगा उसकी वजह से अगर अंदर के पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखें तो देखो बाहर की तरफ आएगा ना, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी लूप में आई करंट जाए तो सेंटर पे या अंदर में मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा, आइडियल क्रॉस आर बाहर की तरफ होगा ना, तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। यहीं पे ये बी अंदर में डिक्रीजिंग होता, अंदर में, क्योंकि अंदर में इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड था इस क्वेश्चन में कॉज, अगर अंदर में डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता तो करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहे करंट लूप में क्लॉकवाइज आता, क्योंकि अंदर में डिक्रीजिंग, तो जो चीज जैसे बी डिक्रीज कर रहा है तो उस कॉज को अपोज करता है, यानी उसको इंक्रीज करता, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको इंक्रीज करता। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे इंक्रीज करता, तो वो इस प्रकार करंट लाता कि थंब हमारा अंदर की तरफ चला जाए, है ना, तो क्लॉकवाइज करंट में थंब अंदर जाएगा, उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड उस डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी, इंक्रीज कराएगी, क्या कराएगी, इंक्रीज कराएगी। तो ध्यान रखेंगे ये लेंज लॉ का मतलब है, मतलब अगर मैं, क्योंकि ईएमएफ आ गया है तो इस माइनस का मतलब यही है कि इस लूप को आप बाहर निकालिए और लूप में एक बैटरी ऐसे लगा दीजिए, ऐसे बैटरी लगा दीजिए, ये केवल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि इस लूप के क्रॉस एक ईएमएफ आ गया, मतलब ये लूप खुद एक वोल्टेज का सोर्स है। ईएमएफ आने का मतलब तो वो वोल्टेज किस प्रकार आना चाहिए, तो वो ईएमएफ इस प्रकार आना चाहिए कि करंट जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज आए। तो देखिए इस बैटरी से एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगी, एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा, और इसका ईएमएफ कितना होगा, तो इसका ईएमएफ यही ई हो जाएगा, माइनस डी/dt के बराबर। अब देखिए जब ये पोलरिटी का आपने ईएमएफ ले लिया तो अब माइनस आप लेने की जरूरत, माइनस का काम हो गया, यहाँ माइनस का काम यही है ना, माइनस का काम, तो d/dt ईएमएफ हो जाएगा। तो यहाँ से d/dt अगर आप निकालते तो कितना आता है, d/dt आ जाता 2πr² आ जाता ना, यानी ये 2πr² वोल्ट की बैटरी है, 2πr² वोल्ट की बैटरी है, E = d/dt, और माइनस का मतलब पोलरिटी ये, क्लियर है। तो ऐसे हम लोग काम कर सकते थे, ठीक है ना। लेंज लॉ, उसी तरीके से लेंज लॉ में एक दो बातें और हम लोग देख सकते हैं, है ना। लेंज लॉ में जैसे मान लीजिए यहां एक लूप है, दिस इज ए लूप, इस लूप के सामने एक मैग्नेट रखा हुआ है, दिस इज द साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल।
एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे, एक बार रीड करेंगे, आई सजेस्ट यू, तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप देखेंगे। अगर ये साउथ नॉर्थ मैग्नेट एक बार मैग्नेट है, अगर ये स्टैग्नेंट है, बिल्कुल रेस्ट में, ये दोनों मतलब इन दोनों में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो जब रिलेटिव मोशन इन दोनों में नहीं होगा ना, तो इसमें कोई करंट या ईएमएफ नहीं आएगा इस लूप में। पता है क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज नहीं किया। मैग्नेटिक फ्लक्स को टाइम के साथ चेंज करना पड़ेगा। अभी क्या है, जब मैग्नेट यहाँ पे और ये दोनों रेस्ट में है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो उस समय क्या होगा, तो उस समय इस नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी साउथ की। जैसे अगर अभी मैं देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कुछ ऐसा होगा, है ना, ये निकल करके फिर साउथ पे आ जा रही होगी, ये निकल करके फिर साउथ पे आ जा रही होगी, साउथ से फिर नॉर्थ भी जा रही होगी, साउथ से नॉर्थ भी जा रही है। मतलब अभी क्या होगा इस सिचुएशन में, जब ये दोनों स्टैग्नेंट है, हमारे मैग्नेट से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी जो कि इस लूप को क्रॉस करके बाहर की तरफ जा रही होगी, फिर वापस भी आ रही होगी साउथ की तरफ, लेकिन वो बाहर से आ रही होगी, वो बाहर से आ रही होगी, ठीक है ना। यानी कुछ फिक्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप को क्रॉस कर रही होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस करती हैं किसी लूप को, वही हमारा फ्लक्स हुआ। फ्लक्स का आइडिया वहीं से आता है। और फ्लक्स ईएमएफ आने के लिए, इस लूप में ईएमएफ आने के लिए फ्लक्स को टाइम के साथ चेंज करना पड़ेगा। तो चूंकि दोनों रेस्ट में है, इसलिए जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है ना। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच आर क्रॉसिंग दिस लूप आर फिक्स ड्यू टू द स्टैग्नेंसी ऑफ बोथ द लूप एंड मैग्नेट। दोनों रेस्ट में है चुपचाप, यानी जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक बारी जा रही हैं वो फिक्स है, वो नहीं चेंज हो रही है। लेकिन अगर मैं इस मैग्नेट को पीछे आगे करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस कर रही है लूप को, वो बदल जाएंगी। या मैं मैग्नेट को रेस्ट में रख के आगे पीछे लूप को करूं तब भी बदल जाएंगी, या मैं इसको पीछे की तरफ इसको आगे की तरफ ले जाऊं तब भी बदल जाएंगी। हाँ, वो फिर नहीं बदलेंगी अगर दोनों मोशन में भी आ जाए। तो एक केस ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं बदलेंगी, मतलब फ्लक्स नहीं बदलेगा। वो कौन सा केस है? तो जिस केस में दोनों सेम वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में मूव करें। जैसे दोनों को मैं इधर की तरफ इसको भी v दे दूं और इधर भी इसको भी v दे दूं, तो इस केस में कोई फ्लक्स चेंज नहीं करेगा। कारण क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो गई और सेम हो गई। लेकिन फिर अगर मान लो इसको v दे दूं और इसको 2v दे दूं, यानी इसकी वेलोसिटी ज्यादा दे दूं इसकी कम दे दूं, तब फिर चेंज कर जाएंगी फ्लक्स। कुल मिला जुला के ये कहा जाता है कि इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन लूप एंड मैग्नेट, देन फ्लक्स चेंज नहीं करेगा। रिलेटिव मोशन आएगा तो फ्लक्स चेंज करेगा। अब बात आती है कि जब रिलेटिव मोशन आएगा तो फ्लक्स चेंज किस प्रकार करेगा, प्रश्न ये है ना। जब रिलेटिव मोशन आएगा तो फ्लक्स चेंज कैसे करेगा, वो जरा सा देखते हैं। मान लीजिए 2 मिनट के लिए ये जो मैग्नेट मैंने बनाया है ना, अगर ये मैग्नेट हमारे सामने ऐसे रखा होता जैसे साउथ एंड नॉर्थ, और नॉर्थ को मैं सामने की तरफ लाता, नॉर्थ को मैं इस लूप के सामने की तरफ लाता, एरो देखिएगा, तो अगेन लेंज लॉ क्या कहता है? तो लेंज लॉ कहता है कि इस लूप में करंट इस प्रकार आएगा कि जो इस कॉज को अपोज करे। किसको अपोज करे? कॉज को अपोज करे। कॉज को अपोज करने का मतलब, अब देखिए हम जानते हैं कि लूप में जैसे ही करंट आएगा वो क्या करेगा, वो भी एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा, क्योंकि हर करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेट होता है। तो अपोज करने का मतलब इसमें करंट ऐसे आना चाहिए ताकि इसका नॉर्थ सामने आ जाए। मतलब करंट इसमें कैसे आना चाहिए, अगर फ्रंट से कोई देखे तो करंट कैसे आना चाहिए, तो एंटी क्लॉकवाइज आ जाना चाहिए, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज करंट आ जाने से इसका नॉर्थ सामने की तरफ आ जाएगा, साउथ पीछे की तरफ चला जाएगा। साउथ क्या? पीछे की तरफ चला जाएगा। यानी नॉर्थ जैसे ही किसी बार मैग्नेट का नॉर्थ किसी लूप के सामने आएगा ना, तो नॉर्थ के जस्ट फ्रंट में हमारे लूप का नॉर्थ आ जाना चाहिए। यानी लूप में करंट इस प्रकार आना चाहिए कि उसका नॉर्थ हमारे सामने, नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ जाए, ताकि नॉर्थ क्या करे, रिपेल करे, और कॉज क्या हो जाए, अपोज हो जाए। उसी तरीके से ये मैग्नेट आगे ना जाके पीछे की तरफ जाता है ना, लेफ्ट की तरफ मूव करता, तो ये मैग्नेट को क्या करता, तो कॉज क्या है, तो अवे, मैग्नेट अवे जा रहा है, तो कॉज को अपोज करने के लिए ये मैग्नेट को क्या करता, अट्रैक्ट करता। तो उस केस में इसका साउथ